अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 5 केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पेज नंबर इसका है 78। सबसे पहले इसकी हेडिंग है हमारे पास इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पढ़ने से पहले हम ये सोचते हैं कि हम केमिस्ट्री भी क्यों पढ़ते हैं। ये बात हमें पता चली कि केमिस्ट्री हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारी जो पूरी वर्ल्ड है वो पूरी केमिकल से बनी हुई है। इवन हमारी अपनी बॉडी में 90% वाटर है, ह्यूमन बॉडी में 90% वाटर है। और वाटर है क्या? H2O। और H2O क्या है? एक केमिकल है। ठीक है, एक केमिकल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारी पूरी जो वर्ल्ड है वो किससे बनी हुई है? लैंड एंड वाटर। लेकिन मेजॉरिटी वो किससे बनी हुई है? वाटर से बनी हुई है। 70% जो है वो अर्थ में वाटर है। तो ये वाटर है क्या असल में? ये है H2O। ठीक है, ये क्या है? H2O है। अब इस H2O के बारे में हमें कैसे पता चला? साइंटिस्ट को कैसे पता चला? तो उन्हें ये सब केमिस्ट्री से पता चला। ठीक है, अब H2O में दो एलिमेंट्स हैं, एक हमारे पास है हाइड्रोजन और एक हमारे पास है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स अलग अलग क्यों नहीं हैं? हम ये क्यों नहीं कहते कि सिर्फ H जो है वो वाटर है या सिर्फ O जो है वो वाटर है? हम ये नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये कंबाइंड फॉर्म में है H2O। तो ये कंबाइन किस तरह से हैं? अगर मैं दो चीज़ें जोड़ूं, अगर मैं दो मार्कर्स को रबर बैंड से जोड़ दूं तो मैं कहूँगी कि ये दोनों जुड़े हुए मार्कर हैं। ठीक है, तो वो उन दोनों को जोड़ने में जो चीज़ हेल्प की है वो है रबर बैंड। तो अगर दो एलिमेंट्स आपस में जुड़ जाते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होगी। तो हमें उससे स्टडी करना है, उस रीज़न को हमने स्टडी करना है। हमने एलिमेंट्स तो पढ़ लिए क्या होते हैं, हमने ये भी पढ़ लिया वो कंबाइन कैसे होते हैं, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि वो कंबाइन होते किसकी वजह से हैं। तो वो होते किसकी वजह से हैं? बॉन्ड की वजह से कंबाइन होते हैं। नॉर्मली हम भी अपने घरों में कुछ बॉन्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे समद बॉन्ड है, जेम्स बॉन्ड है। ये चीज़ों को जोड़ने के काम आता है। एक चीज़ अगर हमारी फॉर एग्जांपल कोई वुड का पीस टूट गया है तो हम उस पर समद बॉन्ड अप्लाई करते हैं और फिर उसको जहाँ से वो टूटा है वहाँ हम उसको वहाँ जोड़ देते हैं। तो ये जो बीच में हमने जो बॉन्ड अप्लाई किया है ये बेसिकली क्या होता है? हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है, एक कनेक्शन है। ठीक है, बॉन्ड का बेसिकली मतलब क्या है? कनेक्शन है। ठीक है, तो ये बॉन्ड बनता क्यों है? ये बॉन्ड बनता ही क्यों है? क्योंकि हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब ये चाहते अल्लाह ताला की हिकमत है, वो चाहता तो H को भी अलग रखता, ऑक्सीजन को भी अलग रखता। इन दोनों को कंबाइन करने का असल में मकसद क्या है? ताकि हमें वाटर मिले। और वाटर क्या है? हर ह्यूमन की नीड है। ठीक है, हर ह्यूमन क्या, हर एनिमल की नीड है, हर लिविंग थिंग की नीड है। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन करने के लिए क्या फॉर्म हुआ? बॉन्ड फॉर्म हुआ। ठीक है, तो ये बॉन्ड हुआ क्यों फॉर्म? ये सवाल हम लोग के माइंड में आना चाहिए कि बॉन्ड क्यों फॉर्म हुआ। तो ये बॉन्ड इसीलिए फॉर्म हुआ ताकि हमें नए नए कंपाउंड्स मिले। अगर ये बॉन्ड फॉर्म ना होता तो हमें कंपाउंड्स ना मिलते और ये दुनिया कैसे चलती फिर? क्योंकि इस दुनिया में तो हर जगह ही एटम्स जो हैं वो कंबाइन हुए हैं। इस पूरी दुनिया में एक एक चीज़, इवन आप लोग के हाथ में जो भी पेन है, आप लोग के हाथ में जो भी बुक है, इसमें भी एटम्स हैं। ठीक है, लेकिन एटम्स अलग अलग नहीं रह सकते, वो हमेशा कंबाइन होकर या तो मॉलिक्यूल बनाते हैं या फिर वो कंपाउंड बनाते हैं। एक ही चीज़ है मॉलिक्यूल और कंपाउंड। ठीक है, एटम जो है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है और मॉलिक्यूल और कंपाउंड जो होते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, बट H2O हमारे पास क्या है? कंपाउंड या मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो वाई बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय द एटम्स टू गेट स्टेबल। अब ये स्टेबल क्या है? ये स्टेबिलिटी क्या है? इसके लिए हम एक एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। एक हमारे पास है डॉक्टर और आप हमारे पास हैं पेशेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको अभी हल्का सा कोई फ़ीवर हुआ है या कुछ कोई भी आपको कोई बीमारी हुई है, अल्लाह ना करे, या आपको कोई भी अभी हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं आपके सर में दर्द है और आपको फ़ीवर है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? अभी आप अनस्टेबल हैं, अभी आपकी कंडीशन अनस्टेबल है, यानी कि अभी आपको सर में दर्द है, आप कोई वर्क नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। अब डॉक्टर जो है, जो डॉक्टर का प्रोफेशन है, वो क्यों करता है काम? ताकि उससे क्या मिले? कोई भी प्रोफेशन, कोई भी जॉब बंदा क्यों करता है? ताकि उसे पैसे मिले। ठीक है, तो डॉक्टर भी अभी अनस्टेबल है, उसे पैसों की ज़रूरत है, और आप भी अभी अनस्टेबल हैं क्योंकि आपके अभी सर में दर्द है। ठीक है, तो आपकी अभी नीड क्या है? मेडिसिन है, और डॉक्टर की नीड क्या है?
पैसे हैं। अब आप डॉक्टर के पास गए, ठीक है, आपको स्टेबल हो, आप अभी अनस्टेबल हैं, आपको स्टेबल होने के लिए किससे इंटरेक्शन करना पड़ा, किससे मिलना पड़ा, डॉक्टर से मिलना पड़ा, ठीक है। तो जो डॉक्टर है उसको, वो अभी अनस्टेबल है, उससे अपने आप को स्टेबल करने के लिए आपसे मिलना पड़ा, ठीक है। डॉक्टर की स्टेबिलिटी किस में है, पैसे में है, और आपकी स्टेबिलिटी किस में है, मेडिसिन में है। अब आप डॉक्टर के पास गए, आपने उससे पैसे दिए, उसकी फ़ीस दी, ठीक है, और उसने आपको मेडिसिन दी, आपने वो मेडिसिन खाई, आपका सर का दर्द कंप्लीट हुआ, ख़त्म हुआ, आप जो है वो स्टेबल हो गए, और डॉक्टर ने अपनी फ़ीस ली, वो उसकी फ़ीस आ गई, और वो क्या हो गया, डॉक्टर अपनी जगह स्टेबल हो गया। तो ये आप दोनों अनस्टेबल अपनी जगह थे, लेकिन आप दोनों को स्टेबल होने के लिए एक दूसरे से मिलना पड़ा और अपनी नीड्स को पूरा करना पड़ा, ठीक है। अब आप लोग क्या हो गए, स्टेबल हो गए। यही चीज़ बिल्कुल जो होती है वो किस में होती है, एटम्स में होती है, ठीक है। एटम्स भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, बट उन्हें स्टेबल होने के लिए एक दूसरे से जुड़ना पड़ता है, एक दूसरे से मिलना पड़ता है, जैसे बिल्कुल हम लोग डॉक्टर से मिले, ठीक है। तो एटम्स हमारे पास जो है किस तरह से अनस्टेबल होते हैं, हमें कैसे पता चला हम स्टेबल हैं, क्योंकि हमारे पास एक तो पैसे नहीं थे और दूसरा हमारे सर में दर्द था। बट एटम्स का हमें कैसे पता चलता है कि वो अनस्टेबल हैं, आप लोगों ने एटम का स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हो। मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ। उसका एक न्यूक्लियस होता है और उसके शेल्स होते हैं, किसी में एक शेल होता है, किसी में एक से ज़्यादा शेल्स होते हैं, ठीक है। तो जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो एटम जो होता है हमारा वो स्टेबल कहलाता है। और अगर आउटर मोस्ट शेल में ये जो इसका आउटर मोस्ट शेल ये है और इसका आउटर मोस्ट शेल ये है, अगर इनमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उतने नहीं हैं तो ये दोनों क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे, ठीक है। तो इनको स्टेबल होना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन का मैं बना देती हूँ, ठीक है, ये हाइड्रोजन का है, ये ऑक्सीजन का है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के हमारे पास कौन कौन से शेल्स होते हैं, के, एल, एम, एन, ठीक है। अभी हम दो पढ़ेंगे, के और एल। के शेल में हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तब वो स्टेबल होगा, और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तब वो स्टेबल होगा, ठीक है। तो के शेल में 2 और एल शेल में 8 जो है इलेक्ट्रॉन्स होना लाजमी है, ठीक है। हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल क्या है, के शेल है, और हाइड्रोजन, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में हमें कैसे पता चलता है, ये हमें ऐसे पता चलता है, जो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो उसके आउटर मोस्ट, उसकी जो पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो उसके बारे में बताता है हमें, ठीक है। इसको हम आगे मज़ीद स्टडी करते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय अनस्टेबल एटम्स। कोई भी स्टेबल एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल में, फॉर एग्जांपल अगर किसी का आउटर मोस्ट शेल के है तो वो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उसको वो स्टेबल है, उसको स्टेबल होने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी स्टेबल है, उसके पास उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो भरा हुआ है। जैसे हमारा पेट भरा हुआ है तो हम खाना नहीं खाएंगे, जब हमारा पेट खाली होगा फिर हम खाना खाएंगे। जब हमारा पेट खाली होगा हमें भूख लगेगी, हम अनस्टेबल हो जाएंगे, जब हम खाना खाएंगे हम स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से एटम होता है, उसका आउटर मोस्ट शेल वो चाहता है कि या तो 2 हो या 8 हो, ठीक है। 2 कब हो, जब के शेल हो, लेकिन जब एल शेल हो या एम हो या एन हो 8 होना लाजमी है। तो पहले हम स्टडी कर लेते हैं ऑक्टेट रूल को, ठीक है। ये ऑक्टेट रूल क्या होता है, ऑक्टेट का हमें मतलब पता है, ऑक्टेट निकला है हमारे पास ऑक्टा से, और ऑक्टा मतलब 8, ठीक है। तो एवरी एटम मस्ट कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 हमारे पास यहाँ इंपॉर्टेंट है, इन इट्स लास्ट शेल। अब किसी भी एटम का लास्ट शेल एम भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई एटम ऐसा है जिसका लास्ट शेल के है तो उसके पास 2 होना ज़रूरी है, और तो वो कहलाता है डुप्लेट, ठीक है। वो क्या कहलाता है, ये सब अभी आप आगे पढ़ेंगे। डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर के शेल है तो, ठीक है। या अगर एल, एम, एन शेल, वैसे तो एम और एन में 18 और 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, आ सकते हैं, उनकी कैपेसिटी है, बट कितने होना ज़रूरी है, 8। स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में होना ज़रूरी है। इस रूल को क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल कहते हैं हमारे पास, ठीक है। तो बॉन्ड्स हमेशा अनस्टेबल एटम्स बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, हमारे पास है H2O की, ठीक है। नॉर्मल जो हमारा वाटर होता है वो, ये देख सकते हैं आप लोग, ये है हमारे पास हाइड्रोजन और ये है हमारे पास ऑक्सीजन,
हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 8। ठीक है, हाइड्रोजन के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के हम देखेंगे कि जैसे उसका ये पहला शेल है के शेल में कितने आते हैं, 2 आते हैं, तो 2 आ गए, 8 - 2 6। ठीक है, तो अब 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे, उसके एल शेल में 6 आ जाएंगे। एल शेल में वैसे कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, बट कितने बचे ऑक्सीजन के पास, 6 बचे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 उसके आउटर मोस्ट शेल में है, लेकिन इसको स्टेबल होने के लिए मज़ीद कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि 6 + 2 8। ठीक है, तो ऑक्सीजन को अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन के पास जाएगा और हाइड्रोजन से बोलेगा कि मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो। तो हाइड्रोजन बोलेगा कि मैं तुम्हें अपना एक इलेक्ट्रॉन कैसे दे दूँ, मैं तुम्हें अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दूँगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास तो है ही एक। और ऑक्सीजन भी फिर सोचेगा कि हाँ, हाइड्रोजन भी सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर वो एक इलेक्ट्रॉन दे भी देगा तो मेरे पास तो 7 हो जाएंगे, फ़ायदा क्या, मैं तो फिर भी स्टेबल नहीं हो पाऊँगा। तो हाइड्रोजन अपने भाई को बुला लेगा, जो कि क्या है, हमारे पास एक और हाइड्रोजन है, वो अपने ही जैसे हाइड्रोजन से बोलेगा कि हम दोनों मिलके ऑक्सीजन को स्टेबल कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं ये आपस में बात कर लेंगे कि चलो ठीक है, हम दोनों मिलके ऑक्सीजन को अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को स्टेबल कर देते हैं, बट फिर दोनों सोचते हैं कि अगर हम अपना अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हम तो ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, तो वो दोनों क्या करेंगे, वो दोनों सोचेंगे कि हम शेयर कर लेते हैं ऑक्सीजन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो शेयरिंग के बाद ये एरो जो है ये रिएक्शन शो कर रहा है। शेयरिंग के बाद क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है और ये हमारे पास ऑक्सीजन है। इनकी आपस में बात हो गई है, ये क्या करेंगे आपस में, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना लेंगे और ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का आपस में बॉन्ड बना लेंगे। अब ये जो शेयरिंग हुई है हमारे पास, आप ये वाली डायग्राम देख सकते हैं, ये जो हमारे पास शेयरिंग हुई है इसमें ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, हुआ क्या, ग्रीन कलर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाइड्रोजन के हैं और रेड कलर के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के हैं। ये दोनों आपस में साथ हो गए, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में साथ हो गए, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में साथ हो गए। ठीक है, हुआ क्या, दोनों ने आपस में इलेक्ट्रॉन्स से जुड़ गए, बॉन्ड बना लिया। ठीक है, ये जुड़े हैं किस तरह, ये जुड़े इस तरह के, इन्होंने बॉन्ड बना लिया है। ठीक है, ये जो इनको आपस में जोड़ा रखती है ये क्या है, ये हमारे पास है बॉन्ड है। ठीक है, तो ये अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, ये दोनों आपस में क्या हैं, शेयर हुए हुए हैं। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास शेयर हो चुके हैं और इसके हाइड्रोजन के ग्रीन इलेक्ट्रॉन ने ऑक्सीजन के एक रेड इलेक्ट्रॉन के साथ अपना शेयर कर लिया और इस वाले हाइड्रोजन ने अपना एक ग्रीन इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के एक रेड इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लिया है। ठीक है, अब हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स काउंट होंगे, 2 ही काउंट होंगे, और इस वाले हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने काउंट होंगे, 2 ही काउंट होंगे। ठीक है, दोनों का आउटर मोस्ट शेल है के शेल और दोनों के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, ये दोनों स्टेबल हो चुके हैं। और ऑक्सीजन के लास्ट शेल में अब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में है जो कि है एल शेल। अब जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वही ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स में भी काउंट होंगे और जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वही हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स में भी काउंट होंगे, और इस तरह से ऑक्सीजन भी स्टेबल हो जाएगा और हाइड्रोजन भी स्टेबल हो जाएगा और दोनों का कॉम्बिनेशन जो है हमारे पास क्या फॉर्म कर रहा है, वाटर फॉर्म कर रहा है। अब इन दोनों का जो कनेक्शन है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते, ये दोनों एलिमेंट्स आपस में सेपरेट नहीं होंगे। इस फोर्स को और इस अट्रैक्शन को जो दोनों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करके रखा हुआ है, इस फोर्स को कहते हैं हम बॉन्ड। ठीक है, ये हमारे पास कहलाता है बॉन्ड, फोर्स और अट्रैक्शन।
ठीक है। उसके बाद आप लोग अपना बुक का पेज नंबर 78 ओपन करेंगे और ये पैराग्राफ है इंट्रोडक्शन का, ये आपने रीड आउट करना है थॉरली, ठीक है। As we examine the world around us, we find that it is generally made up of compounds and mixtures. Rocks, coal, soil, air, trees, animals, all are formed by combination of atoms. ये सारी चीज़ें एटम्स की कॉम्बिनेशन से बनी हुई हैं, ठीक है हमारे पास। और उसके अलावा सब्सटेंसेस कंपोज्ड ऑफ सिंगल एटम्स आर वेरी रेयर, ठीक है। हमारी पूरी वर्ल्ड में, पूरी यूनिवर्स में एटम्स जो हैं वो अलग अलग नहीं हो सकते, कभी भी अलग अलग नहीं हो सकते, हमेशा कॉम्बिनेशन में होते हैं। एटम्स हमेशा कॉम्बिनेशन में होते हैं, कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, तभी हमारी वर्ल्ड अभी तक बनी हुई है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जिनका आउटर मोस्ट शेल नेचुरली जो है वो कंप्लीट होता है, कुदरती तौर पे वो कंप्लीट होता है। जैसे कि हमारे पास सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास है हीलियम, ठीक है। हीलियम हमारे पास है और दूसरा हमारे पास आर्गन है, ठीक है। तो आर्गन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मौजूद हैं, वो स्टेबल है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करता। और हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी किसी से रिएक्ट नहीं करता। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 हैं और आर्गन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल गैस से मिक्स हुए हुए होते हैं, अभी आपको इसकी डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। Clearly, there must be some force that holds atoms together in a molecule or crystal. Otherwise, atoms would simply fly apart and no compound would exist. हम पानी पीते हैं तो वो H2O की फॉर्म में होता है, वो कभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसके अलग हो ही नहीं सकते। क्योंकि उसके अंदर एक अट्रैक्शन फॉर्म हुई हुई है, वो उनको अलग नहीं होने देगी। हमारे ह्यूमन बींग्स के केस में हम डॉक्टर के पास गए, हमने उसे पैसे दिए, हमने अपनी मेडिसिन ली, हम आ गए, हम स्टेबल हो गए, हम अलग हो गए, ठीक है। हम मिले थे बट हम अलग हो गए। लेकिन एटम्स के केस में ऐसा नहीं होता। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर मिले हैं तो वो कभी अलग नहीं हो सकते अनटिल और अनलेस हम उन्हें अलग करने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो ये कभी अलग नहीं होंगे। हम पानी जो पीते हैं वो H2O की फॉर्म में ही रहता है। ऐसा नहीं होता कि हम पानी पीने लगे हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूट गया, ऐसा कभी नहीं होता। वो बिल्कुल H2O की फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला चाहते तो वो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन देके उसे स्टेबल कर देते, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन देके उसे स्टेबल कर देते, बट ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? अगर ऐसा हो जाता तो वाटर फॉर्म ना होता। और ये तो सिर्फ वाटर की एग्जांपल है, ना जाने कितने सारे इस अभी वर्ल्ड में कितने कंपाउंड्स हैं और कितने अभी हम जो खाते पीते हैं वो सब क्या है, वो केमिकल्स की कोई ना कोई फॉर्म है। तो वो अगर जितनी भी मेडिसिन हैं वो क्या होती हैं, वो भी केमिकल्स ही होती हैं। तो अगर ऐसा हो जाता तो कोई भी कंपाउंड फॉर्म ना होता और एटम्स जो है वो अलग अलग घूम रहे होते, कोई चीज़ उनसे ना बन पाती और हमारा इंसानों का, जानवरों का और प्लांट्स का कोई फ़ायदा ना हो पाता, ठीक है। अच्छा, लास्ट इसमें आप देख लीजिए डेफिनेशन है, द फोर्स विच होल्ड्स एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल और अ क्रिस्टल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, ठीक है। कोई ऐसी फोर्स, कोई ऐसी ताकत जो इन एटम्स को आपस में जोड़े रख रही है, इनको अलग होने नहीं दे रही, वो क्या कहलाएगी? केमिकल बॉन्ड कहलाएगी। और यहाँ एक वर्ड आया है क्रिस्टल का। क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टल कोई सी भी ज्योमेट्रिकल शेप को हम क्रिस्टल कहते हैं। हम जो घर में नमक खाते हैं और जो हम घर में चीनी खाते हैं वो किसकी फॉर्म में? क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। वो कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप, फॉर एग्जांपल जो हम चीनी खाते हैं वो छोटे छोटे स्क्वायर्स की फॉर्म में होती है। तो अगर वो पिसी भी ना हो और वो साबुत हो तो वो क्या होती है? क्रिस्टल की फॉर्म में होती है, स्क्वायर्स होते हैं छोटे छोटे। लेकिन अगर हम उसको पीस देते हैं तो वो फिर पाउडर फॉर्म में आ जाती है। पाउडर फॉर्म और क्रिस्टल फॉर्म अलग चीज़ है, ठीक है। तो क्रिस्टल फॉर्म में भी होल्ड जो शुगर के अंदर जितने भी उसके जो एटम्स हैं वो आपस में एक फॉर्म बनाई हुई। चीनी का एक ज़र्रा अगर आप उठा के देखें तो वो कितना जाने कितने सारे आइटम से मिल के बना हुआ है। तो अगर वो आइटम्स अलग हो जाते क्या शुगर फॉर्म होती? नहीं होती, ठीक है। और हम मज़े मज़े के मीठे खाने नहीं खा रहे होते। तो ये सब क्या है? ये सब बॉन्ड्स की वजह से है। बॉन्ड्स की ही वजह से कंपाउंड्स बनते हैं, कंपाउंड्स की वजह से हमें कितनी सारी नेमतें मिलती हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक अपना जो है इसमें इंट्रोडक्शन का टॉपिक कंप्लीट कर दिया। आप इस वीडियो को पॉज करेंगे और ये वाला इंट्रोडक्शन का पूरा पैराग्राफ रीड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं इसमें, ठीक है। अब हम अपना जो है टॉपिक नंबर 2 शुरू करेंगे। 5.2 फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, ठीक है। केमिकल बॉन्ड किस तरह से बनता है ये सब मैंने आप लोगों को ऊपर बता दिया। हम जल्दी से एक रीडिंग करेंगे और जो भी चीज़ हमें समझ नहीं आएगी हम इसको समझेंगे। बिफोर द
बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स द नेचर ऑफ द फोर्सेज होल्डिंग देम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल वाज अ मिस्ट्री। यानी कि साइंटिस्ट ने पहले एटम्स वगैरह तो बना लिए कि हाँ ये एटम्स इस तरह के होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स इस तरह के होते हैं, बट कंपाउंड्स आपस में किस तरह से जुड़ते हैं, क्रिस्टल्स किस तरह से बनते हैं, ये सब एक मिस्ट्री थी, इसके बारे में किसी को पता नहीं था। लेकिन अब आके ये बात समझ आई कि कोई ना कोई जो फोर्स है वो है जो कि इनको जोड़े रखती है, और वो किस तरह की है, इलेक्ट्रिकल इन नेचर है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल का यहाँ सेंस क्या यूज़ हो रहा है कि वो एक फोर्स है जो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो दो एटम्स को आपस में अट्रैक्शन को बरकरार रखती है। ठीक है, एंड दैट द केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स बिटवीन द एटम्स इन्वॉल्व चेंज इन देयर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर चेंज होगा तो ही कोई ना कोई कंपाउंड फॉर्म होगा। जब भी हम बॉन्ड की बात करेंगे हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर बंद हैं, उनका केमिकल रिएक्शन में कोई काम नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ जब हम पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। हमेशा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ही चेंज होता है जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है। द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का एल शेल ही आउटर हो, कोई ना कोई कंपाउंड होगा जिसका आउटर शेल एल शेल नहीं होगा, कोई और एम शेल होगा या इस तरह का कोई शेल होगा। ठीक है, तो द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड्स फ्रॉम द एलिमेंट्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम आउटर शेल ऑफ वन एटम टू द आउटर शेल ऑफ अनदर एटम और शेयर्ड बिटवीन देम। ठीक है, या तो दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, हमारे पास हमेशा केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ, या तो ट्रांसफरेंस होगी या फिर शेयरिंग होगी। किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, या तो हमारे पास ट्रांसफरेंस होगी या हमारे पास शेयरिंग होगी, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का यहाँ पे कोई काम नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। इन द फॉर्मेशन ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स फ्रॉम द एलिमेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। ठीक है, यही जो ट्रांसफरेंस और शेयरिंग होगी वो ऐसा नहीं होगा कि बीच में से किसी भी इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी, वो किस की होगी, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की होगी। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे कौन से होते हैं? जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। दिस प्रोड्यूसेस अ केमिकल बॉन्ड। ठीक है, ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस करता है? फिर ये केमिकल बॉन्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये जो शेयरिंग होती है, मैंने अभी ऊपर आप लोगों को वाटर की एग्जांपल में बताया है, ये क्या फॉर्म हुआ है बेटा? ये हुआ है बॉन्ड फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो ये किसके दरमियान फॉर्म हुआ है? इसके आउटर शेल के और इसके आउटर शेल के, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। ठीक है, और इसके आउटर शेल के। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है? व्हेन एन एटम ऑफ वन एलिमेंट केमिकल कंबाइंस विद द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट बोथ द एटम्स यूजुअली अटेन अ स्टेबल आउटर शेल कंसिस्टिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको पहले बताया कि जब दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे या तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे जिसे ऑक्टेट कहते हैं, या फिर वो क्या बनाएंगे? डुप्लेट बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे। और डुप्लेट की हमारे पास सिर्फ 2 एग्जांपल्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम एटम। सिर्फ ये 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको स्टेबल होने के लिए आउटर शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, ओनली हाइड्रोजन एंड ओनली हीलियम। ठीक है, इन दोनों को स्टेबल होने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है अपने आउटर मोस्ट शेल में। दिस इज़ इन अकॉर्डिंग्स विद द जनरल रूल। ये जनरल रूल क्या है? ऑक्टेट रूल है। ठीक है, दैट ऑल प्रोसेसेस टेंड टू मूव टूवर्ड्स द स्टेट ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी। यानी कि स्टेबल होना है हर एटम को, तभी वो क्या करेंगे? अपनी स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए वो अपना आउटर मोस्ट शेल को या तो ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे या फिर ट्रिपलेट कंप्लीट करेंगे। जनरली अ स्टेबल मॉलिक्यूल अकर्स व्हेन द टोटल एनर्जी ऑफ द कंबाइंड एटम इज लेस देन द टोटल एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल एटम्स। ठीक है, स्टेबल मॉलिक्यूल कब बनता है? अच्छा, जब भी हम कभी अनस्टेबल होते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जब हम बीमार थे हमारे अंदर एनर्जी थी, एनर्जी उस वाली सेंस में नहीं, काम करने वाली एनर्जी नहीं, इसको इस तरह से सोचें। तब हमारे अंदर ये सोच आई कि हमें जाना है डॉक्टर के पास ताकि हम ठीक हो सकें। ठीक है, डॉक्टर के अंदर एनर्जी थी, उसके पास कोई अभी पेशेंट नहीं आया था, डॉक्टर के अंदर ये एनर्जी थी कि कोई पेशेंट मेरे पास आए और उसकी स्टेबिलिटी पूरी हो। ठीक है, तो
हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल ठीक हों तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जब हम बिल्कुल ठीक हैं, हम स्टेबल हैं, हमारे अंदर ये जो सोच है ये नहीं आएगी कि हमें डॉक्टर के पास जाना है। जब हम बीमार होंगे तभी हमें डॉक्टर के पास जाने का ख़्याल आएगा। ये जो ख़्याल है बेसिकली इसको आप एटम्स पे रख के सोचें। एटम्स के अंदर जब अनस्टेबिलिटी आती है तो उनके अंदर एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो चाहते हैं कि हम इसको बांट दें। ठीक है, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा खाना आप लोग ख़रीद कर ले आए हैं, वो आपसे खाया नहीं जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसे बांट देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से एटम्स के अंदर जब वो अनस्टेबल होते हैं उनकी एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस लाइन को अगर हम समझें कि जनरली अ स्टेबल मॉलिक्यूल अकर्स, स्टेबल मॉलिक्यूल कब बनता है, व्हेन द टोटल एनर्जी ऑफ कंबाइंड एलिमेंट्स, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन हो गए उनकी एनर्जी कम हो जाएगी अलग अलग एटम्स की। ये दोनों एटम्स अलग अलग हैं, ठीक है, इनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इनको क्या करना है, एनर्जी है तभी ये कंबाइन होंगे। ये दोनों कंबाइन हुए, जैसे आपके केस में आपकी एनर्जी आपके पैसे थे और आपकी एनर्जी आपके पैसे थे, डॉक्टर की एनर्जी उसकी मेडिसिन थी। दोनों ने आपस में चीज़ों का तबादला किया, ठीक है, और आप लोगों की जो एनर्जी थी वो अब कम हो गई है। अब आपके पास पैसे नहीं रहे और डॉक्टर के पास अब मेडिसिन नहीं रही, ठीक है। तो इसी तरीके से एटम्स के पास पहले एनर्जी बहुत ज़्यादा है, दोनों एटम्स के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और जब ये कंबाइन हो गए हैं तो अब इनकी एनर्जी कंपैरेटिवली दोनों अलग अलग को हम अगर कंपेयर करें तो उनकी जो एनर्जी है वो कम हो गई है, ठीक है। अब आप इस वीडियो को दोबारा से पॉज करेंगे और ये वाला पैराग्राफ आप रीड करेंगे पेज नंबर 79 पे, तब हमारे जाके 2 टॉपिक्स बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, ठीक है, जिसका है हमारे पास पेज नंबर 79, ठीक है। हमारे पास 2 तरह के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। पहला हमारे पास होता है आयोनिक बॉन्ड, दूसरा हमारे पास होता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड्स हमारे पास बहुत सारे तरह के हैं, केमिकल बॉन्ड्स भी हमारे पास बहुत सारी तरह के हैं, ठीक है। द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेचर ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स वर एडवांस्ड बाय W. कोस्टल, अ जर्मन साइंटिस्ट, एंड G. N. लेविस, ठीक है। इन दोनों ने जाके केमिकल बॉन्ड्स को दरियाफ्त किया था और इनको कहा था कि कोई ना कोई फोर्स है जो कि एटम्स को आपस में कंबाइन करके रखती है। दे प्रपोज 2 मेजर टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। वैसे तो बहुत सारे केमिकल बॉन्ड्स हैं, पर जो मेजर हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जो मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड्स में देखे जाते हैं वो कौन कौन से हैं। There are 2 major types of chemical bonds. Number 1 is the ionic bond, जिसका दूसरा नाम है electrovalent bond, ठीक है, and the second one is the covalent bond, ठीक है। They both are the important bonds and majority of the compounds are formed by these 2 bonds, ठीक है। Other types of bonds are also present that include metallic bonds and hydrogen bonds, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारी फोर्सेस होती हैं, वैन डर वाल फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। ये सब हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम इस कोर्स में भी जिन 2 बॉन्ड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है वो हमारे पास है द आयोनिक बॉन्ड एंड द कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड हमारे पास क्या होता है, ब्रैकेट में आप पढ़ेंगे, बाय द ट्रांसफ़र ऑफ 1 or more इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम टू अनदर टू फॉर्म आयंस। इसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है। हमने ऊपर पढ़ा कि हमारे पास या तो ट्रांसफरेंस होती है या शेयरिंग होती है। अगर ट्रांसफरेंस होगी तो जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो होगा आयोनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट, और अगर शेयरिंग होगी तो हमारे पास जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो होगा कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। हम अब पढ़ेंगे, अब आप इसको दोबारा से पॉज कीजिए वीडियो को और ये वाला आप जो है पैराग्राफ रीड कर लीजिए, ठीक है। अच्छा जी, अब हम शुरू करेंगे अपना आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। हम इसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे आज। आयोनिक बॉन्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हमारे पास है आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमें पता है कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक एलिमेंट अगर एक एटम को या एक एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो दूसरे से जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो पूरा का पूरा ले लेगा, ठीक है, वो शेयर नहीं करेगा। ऐसा नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके छोटे भाई ने या छोटी बहन ने आपसे जो है, आपने उससे जो है 10 रुपये ले लिए और आपने वो पूरे के पूरे ले लिए,
ठीक है। ये होगा ट्रांसफरेंस। और अगर आप दोनों ने 5-5 रुपये शेयर कर लिया आपस में, यानी कि पूरे 10 रुपीज़ आपके भी हैं, पूरे 10 रुपीज़ आपके छोटे बहन भाई के भी हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गई, शेयरिंग हो गई है। लेकिन जो आपने पूरे उससे जो आपने कब्ज़ा ले लिया उससे पूरा, जो आपने उससे बिल्कुल ही पूरे 10 रुपीज़ ले लिए, वो हमारे पास क्या है, कंप्लीट ट्रांसफ़र है। ठीक है, वो क्या उससे क्या फॉर्म होता है, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड हमारे पास, ये जो वर्ड है आयोनिक बॉन्ड, ये जो हमारे पास वर्ड है, इसमें मेन चीज़ क्या है, आयन, AION, आयन। ठीक है, अब ये आयन क्या होता है, हमें इसके बारे में पढ़ना है कि ये आयन है क्या। बॉन्ड तो हमें समझ आ गया, तो थोड़ा बहुत जो हमें समझ आया वो ये आ रहा है पढ़ के कि ऐसा बॉन्ड जो आयन्स के दरमियान फॉर्म हो रहा है वो आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, हमारी अकल जो है वो हमें ये कह रही है। लेकिन ये आयन्स होते क्या हैं, अगर ये आयन्स हमें समझ आ गए तो हमें पूरा आयनिक बॉन्ड समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आयन्स होते क्या हैं, आयन्स होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, अच्छा जी, एक एलिमेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अब थोड़ा एलिमेंट चेंज कर देते हैं, हम बना लेते हैं एलिमेंट को ऑक्सीजन। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है ऑक्सीजन, जो कि O के फॉर्म में, ये O है। ठीक है, हम इस O को अभी नहीं कुछ कहेंगे, ये एक एलिमेंट है, ये एक एटम है। ठीक है, लेकिन यही O अगर इसके ऊपर मैं पॉजिटिव चार्ज या इस O पे मैं नेगेटिव चार्ज लगा दूँ तो अब ये क्या बन गए हैं, ये आयन्स बन गए हैं। ऐसे एटम्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनके ऊपर अगर चार्ज आ जाए, या पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव आ जाए, वो कहलाते हैं आयन्स। ठीक है, तो ऐसा बॉन्ड जो इस तरह से फॉर्म हो कि वो दो आयन्स को जोड़े, वो क्या कहलाएगा, आयोनिक बॉन्ड। और इलेक्ट्रोवैलेंट को भी समझ लें, इलेक्ट्रॉन निकला है इलेक्ट्रॉन से और वैलेंट निकला है वैलेंस से, यानी कि ऐसा बॉन्ड जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफरेंस से फॉर्म हो रहा है वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है, आयोनिक बॉन्ड। पेपर में आयोनिक भी आ सकता है और आयोनिक के नाम से भी पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट के नाम से भी पूछ सकते हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये कोई दूसरा बॉन्ड है। ठीक है, दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए आयन्स। ठीक है, नाउ पेज नंबर आप खोलेंगे, पेज नंबर आप लोग खोलेंगे 79। ठीक है, पेज नंबर 79 पे आप ये पूरा पैराग्राफ रीड कर लीजिए। इन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन देयर इज़ अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। एक एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम से बिल्कुल ले लेगा। ठीक है, द एटम दैट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन्स गेट्स पॉजिटिव चार्ज एंड द एटम दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स गेट्स अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जो भी एटम, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जब भी हम इलेक्ट्रॉन देते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एरो से पहले हम प्लस करेंगे अपने एटम के साथ। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, ऐसा एलिमेंट जिसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, उस पर कौन सा चार्ज आएगा हमारे पास, द एटम दैट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन गेट्स अ पॉजिटिव चार्ज। उस पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर ऐसा इलेक्ट्रॉन, ऐसा एटम जिसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, जब वो इलेक्ट्रॉन दे देगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एरो के बाद लिखेंगे, तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये बात थोड़ी सी समझने में थोड़ी हमें कन्फ्यूजन होती है कि गेन हो रहा है तो प्लस आना चाहिए ना, क्योंकि ऐड होने का तो मतलब प्लस होता है। तो ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको तो प्लस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके पास तो एडिशन हो रही है, तो उस पर प्लस क्यों नहीं आ रहा, उस पर माइनस क्यों आ रहा है। तो इसको आपने याद रखना है। इस केमिस्ट्री की केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, नॉर्मली अगर आपके पास 10 रुपीज़ है, मैं आपको 5 रुपीज़ और दूँ तो आपके पास एडिशन नहीं है, आप पे जो चार्ज आना चाहिए वो प्लस आना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है, माइनस आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ केमिस्ट्री में आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये बात हमें समझ आ गई। ठीक है, द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होल्ड्स देम टुगेदर। ठीक है, जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो ये बॉन्ड जो होता है ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो है वो है आयोनिक बॉन्ड। ठीक है,
ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू आयंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। ये दोनों को जोड़ के रख रही है। ये जो बॉन्ड है ये क्या कहला रहा है, आयोनिक बॉन्ड। इसकी डेफिनेशन मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट की हुई है। द अट्रैक्शन दैट बाइंड्स, अट्रैक्शन बेसिकली क्या है, एक फोर्स है, दैट बाइंड्स ऑपोजिटली चार्ज आयंस टुगेदर, ऑपोजिटली चार्ज यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इस टर्म एज इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अब आपने इसको रीड कर लेना है। नाउ अब आप पेज नंबर ओपन करेंगे 80। हम इसकी एग्जांपल्स को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। एग्जांपल ऑफ आयोनिक बॉन्ड, इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। अभी आप लोग को देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखें। केमिस्ट्री को अगर आप इंजॉय करेंगे तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और सब कुछ समझ भी आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेंगे NaCl की, ठीक है। NaCl क्या है? NaCl नॉर्मली हम खाते हैं अपने घरों में, नमक है, ठीक है। कॉमन सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड इसको कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, NaCl। बट NaCl है क्या? एटम तो नहीं है, ये है एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल, ठीक है। इस कंपाउंड मॉलिक्यूल को फॉर्म होने में कौन सा बॉन्ड यूज़ हुआ? आयोनिक बॉन्ड यूज़ हुआ है। किस तरह से आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हुआ है इसके दरम्यान हम वो पढ़ेंगे। तो लेट्स एंजॉय दिस एग्जाम्पल। ओके, स्टार्ट करेंगे। Na क्या है? सोडियम। Cl क्या है? क्लोरीन, ठीक है। सोडियम एंड क्लोरीन, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर, जब भी हम कभी जब भी हम बॉन्ड्स की बात करेंगे हमें उसका एटॉमिक नंबर देखना है। कोई बच्चा एटॉमिक मास रख के ना इसको सॉल्व करे, ठीक है। आपने क्या यूज़ करना है? एटॉमिक नंबर यूज़ करना है। एटॉमिक मास जब हम केमिकल फार्मूला करते हैं तब यूज़ होता है, बट जब हम इसकी बॉन्डिंग देखेंगे तब हमें एटॉमिक नंबर को अपनी नज़र के सामने रखना है। सोडियम के एटॉमिक नंबर होता है 11, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। हम क्या करेंगे? इसके शेल को भरना शुरू करेंगे। मैं आपको एक सोडियम का भर के दिखा देती हूँ। ये न्यूक्लियस है, ये इसका के शेल है। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 11 में से 2 यहाँ आ जाएंगे। नाउ 11 माइनस 2 9, इसका एक और शेल बना दूंगी मैं, ठीक है। ये है हमारे पास एल शेल, ठीक है। एल शेल में कितने आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। मैं 8 भर दूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अच्छा, 2 के शेल में हो गए, एल शेल में हो गए 8 प्लस 2 8 9 10, बट सोडियम का एटॉमिक नंबर तो 11 है। तो एक और इलेक्ट्रॉन उसका एल शेल में जगह नहीं है, अब नहीं आ सकता एल शेल में, तो एक और शेल आ जाएगा जो कि है हमारे पास एम शेल। एम शेल में हमारे पास एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इस सोडियम को हमारे पास स्टेबल होने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। अगर तो ये हाइड्रोजन होता तो 2 भी चलते आउटर मोस्ट शेल में, बट इसका आउटर मोस्ट शेल के शेल नहीं है, एम शेल है। एम शेल में वैसे तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, बट उसको स्टेबल होने के लिए फिर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो अब हम इसको स्टेबल करेंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये अभी जो दिखाई है डायग्राम, ये वाली जो डायग्राम मैंने आप लोगों को दिखाई है, ये मैंने सिर्फ बताया है कि इलेक्ट्रॉन्स को हम अरेंज किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सोडियम का मैंने आइटम बनाया हुआ है, ये मैंने क्लोरीन का आइटम बनाया हुआ है, ठीक है। सोडियम के आइटम के अंदर इसकी के शेल में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए हैं और एल शेल में मैंने इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे बिल्कुल मैंने आपको यहाँ दिखाया है, ठीक है। और आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो बच रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन की है। इनर मोस्ट शेल के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, आउटर मोस्ट शेल यानी कि जो एल शेल है उसमें आ गए हैं 8 प्लस 2 10, 7 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। 17 माइनस 10 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में हैं, ठीक है। क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एंड सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 है। तो क्लोरीन जो है वो सोडियम जो है वो क्लोरीन से कहेगा कि मुझे अपने 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स दे दो, ठीक है। बट क्लोरीन कहेगा कि तुम 7 लेने से बेहतर है तो मुझे अपना 1 दे दो, ठीक है। क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, बट है उसके पास 7, उसको 1 की ज़रूरत है। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, बट उसके पास 1 है, उसको चाहिए 7
7 क्लोरीन के पास है, जितने सोडियम को चाहिए उतने क्लोरीन के पास है, जितने क्लोरीन को चाहिए उतने सोडियम के पास है। तो क्लोरीन कहेगा 7 लेने के बजाय जिसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, टाइम लगेगा, तुम एक काम करो, मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो। तुम्हारा मकसद क्या है? तुम्हें तो स्टेबल होना है। जब मैं तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन ले लूँगा, तुम्हारे लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, जब मैं एक वही इलेक्ट्रॉन ले लूँगा तो लास्ट शेल तुम्हारा खुद ही ख़त्म हो जाएगा। और जो फिर तुम्हारा अब जो तुम्हारा लास्ट शेल होगा वो तुम्हारा एल शेल होगा, जो कि ये वाला है। तो इसमें ऑलरेडी 8 हैं, तो तुम्हारे आउटर मोस्ट शेल में ऑटोमेटिकली 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और तुम स्टेबल हो जाओगे। अगर तो तुम मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो और मैं भी स्टेबल हो जाऊँगा। मैं 7 के 7 किस को दूँ, ठीक है। और अगर मैं तुम्हें 7 पूरे एक साथ दूंगा तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो उसमें फ़ायदा क्या है? स्मार्टली हमें रिएक्ट करना है। तो हम इतने स्मार्ट हैं कि तुम एक काम करो, मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो। तो सोडियम इस बात पे क्या हो जाएगा? राज़ी हो जाएगा। और रिएक्शन जो होगा, आप इसको देखें, ये सोडियम का जो है एक इलेक्ट्रॉन, ये जो रेड है, ये रेड कलर का जो है हमारे पास, ये रेड कलर का जो इलेक्ट्रॉन है ये सोडियम का लास्ट शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो है। और जो ब्लैक में क्लोरीन की जो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा? इस शेल में चला जाएगा। क्लोरीन क्या करेगा? इसको अपने पास बुला लेगा, ठीक है। अब क्या हुआ है कि ये जो रेड शेल था ये यहाँ आ गया है क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में। अब क्लोरीन के हम शेल्स को काउंट कर लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सोडियम का लास्ट शेल खुद ही ख़त्म हो गया। सोडियम के पहले 3 शेल थे, अब कितने हो गए? 2। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों क्या हो गए? स्टेबल हो गए। इनके दरमियान आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हो गया। ये प्लस कैसे आया, ये माइनस कैसे आया, ठीक है। ये प्लस कैसे आया, ये माइनस कैसे आया, ठीक है। सोडियम ने हमने ऊपर पढ़ा था, जो इलेक्ट्रॉन, जो भी कंपाउंड अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा उसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। यहाँ क्या हुआ? सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, उस पर एक प्लस आएगा। कोई भी आइटम या कोई भी कंपाउंड, कोई भी आइटम अपना जो है क्या, कोई भी एलिमेंट अपना अगर 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर 2 प्लस आएंगे, 3 देगा उस पर 3, जितने वो इलेक्ट्रॉन देते हैं उतने उसके पास प्लस आते हैं। और जितने दूसरा जो है एलिमेंट जितने वो इलेक्ट्रॉन्स लेगा उतने उसके ऊपर माइनस आएगा, ठीक है। तो सोडियम ने एक जो है इलेक्ट्रॉन दिया, उस पर एक प्लस आ गया। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, उस पर एक माइनस आया है, ठीक है। तो ये इस तरह से हुआ है बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट क्या हुआ? सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ, जिसे हम अपने खाने बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप लोग अपने घर में सबको बताइएगा कि ये सोडियम क्लोराइड जो होता है, जो अम्मी जो नमक डालती हैं खाने के अंदर, ये किस तरह से फॉर्म होता है, आपने अपने घर में सबको बताना है, ठीक है। अच्छा, ये आप लोग पेज नंबर 80 में अपनी बुक को भी एक बार देख लीजिए। मैंने यहाँ डायग्राम अटैच कर दिया, आप लोग अपनी बुक में भी देख लीजिए। फिगर 5.1 है, ठीक है। इसमें कॉन्फ़िगरेशन बताई गई है। मैंने आप लोग को पूरा एक एक इलेक्ट्रॉन शो किया है, बट यहाँ इन्होंने सिर्फ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन लिख दिए हैं। के में 2 हैं, एल में 8 हैं, सोडियम के पास 1 है। ये 1 इलेक्ट्रॉन एरो बना के इन्होंने बता दिया कि ये क्लोरीन का जो 7 इलेक्ट्रॉन वाला शेल था वो ले लेगा। तो अब सोडियम क्या बचा? 2 और 8, 1 वाला उसका ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया, ऊपर क्या आ गया? प्लस आ गया है। और सोडियम क्लोराइड क्या हो गया है? माइनस हो गया है। क्लोरीन क्या हो गया? माइनस हो गया है। और उसके आउटर मोस्ट शेल में अब 8 आ गए हैं। अब ये जो कहलाएगा ये सोडियम क्लोरीन नहीं कहलाएगा। आप लोगों ने मिस्टेक नहीं करनी है। जब भी क्लोरीन के ऊपर चार्ज आ जाता है तो वो क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। तो ये सोडियम क्लोराइड हमारे पास फॉर्म हो गया। आपने अपने घर में सबको बताना है। इसकी इक्वेशंस भी आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। इक्वेशंस इसकी पेज नंबर 80 पे लिखी हुई हैं। मैंने ऊपर ऐसे ऑक्सीजन की एग्जांपल आप लोग को बता दी थी, आप लोग इसको भी एक बार देख लीजिए, ठीक है। सोडियम क्लोराइड आप समझ लीजिए इसको अच्छी तरीके से। सोडियम, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी है 281, इसकी शेल्स की कॉन्फ़िगरेशन है। जब भी ये सवाल आएगा आपको ये इक्वेशंस लाजमी लिखनी है, इनके मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, अपना एक वाला जो है शेल ख़त्म कर दिया रिएक्शन करके। तो उसके बाद सब कितने बच गए हैं? 2 और 8। और एक इलेक्ट्रॉन उसका जो उसने दे दिया वो कहाँ आएगा? एरो के दूसरी साइड पर आएगा, ठीक है। उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है, उसकी दूसरी साइड पे वो आ जाएगा, ठीक है। और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है। यहाँ आप लोग करेक्शन कर लीजिए। ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो माइनस हो जाएगा, और ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हुआ है? सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो उसके ऊपर प्लस आ गया है, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया है, अपने अंदर ऐड कर लिया है, तो उस पर क्या आ गया? माइनस आ गया, ठीक है।
और ये जो नीचे लिखी हुई है इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इसको कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स को हम शेल्स में अरेंज करते हैं इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है, अब रिएक्शन क्या हुआ है, ये जो Na+ था, ये जो आयन बना है Na+ जिसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है, और ये क्लोरीन 1- 1 क्यों है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है, और ये जो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने ऐड किया है जिससे कि ये 1- हो गया, ये क्लोरीन है। ठीक है, क्लोराइड है। अब ये जो एरो है ये क्या रिएक्शन शो कर रहा है, इन दोनों के दरमियान रिएक्शन हुआ है, और क्या फॉर्म हुआ है, NaCl। ये जो रिएक्शन है ये असल में क्या शो कर रही है, अट्रैक्शन शो कर रही है। ये जो डिज़ाइन से बना हुआ है ये अट्रैक्शन शो कर रहा है, आयोनिक अट्रैक्शन। ठीक है, आप इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो और आप लोग ऐसे भी बना सकते, दोनों बना दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से सोडियम 1+ एंड क्लोराइड 1-। ठीक है, सोडियम क्लोराइड हमारा फॉर्म हो गया है। सेकेंड इसकी एग्जांपल है पेज नंबर 80 पे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्या है, एक तरह का सॉल्ट ही है। ठीक है, तो बट ये खाने में यूज़ नहीं होता है, एक तरह का आप इसको केमिकल कह दीजिए। ठीक है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन वैसे तो आप लोग पूरी खुद समझेंगे, आप लोग खुद पढ़िए इसको, आपको समझ आ जाएगी, बट मैं फिर भी आप लोगों को बता देती हूँ। मैग्नीशियम, इसको जल्दी जल्दी करेंगे। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, ऑक्सीजन का 8 है। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन हमें आती है, मैग्नीशियम की देख लीजिए, के शेल में 2 आ गए, और के में 2 आ गए, एल में 8 आ गए, 8+2 10। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अब बचे 2, 12 - 10 2। तो आउटर मोस्ट शेल एम शेल में कितने आ गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, और ऑक्सीजन हमने पढ़ लिया ऊपर। अब इसके दरमियान क्या हुआ, बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होगा, मैग्नीशियम कहेगा मुझे 7 इलेक्ट्रॉन्स, मुझे 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ऑक्सीजन कहेगा 2 देने के 6 लेने के बजाय मुझे 2 दे दो। तुम जब मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो तुम्हारा आउटर मोस्ट शेल ख़त्म हो जाएगा, फिर जो तुम्हारा आउटर मोस्ट शेल होगा वो होगा एल शेल, जिसमें ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, तुम स्टेबल हो जाओगे। मैं स्टेबल नहीं हूँ, मुझे अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो मैग्नीशियम कहेगा चलो ठीक है, तो मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लो। अब आप लोग अपनी बुक में देख लीजिए, मैग्नीशियम के शेल में 2 हैं, एल शेल में 8 हैं, एंड आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। What magnesium will do, magnesium will give its 2 electron to oxygen। ठीक है, एंड फिर क्या होगा, ये जो आउटर मोस्ट शेल है ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। शेल तब तक ज़िंदा है जब तक उसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ही चले गए तो शेल भी ख़त्म हो गया। जब शेल ख़त्म हो गया तो अब जो मैग्नीशियम बना है उसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, मैग्नीशियम ने 2 दिए हैं, इसलिए मैग्नीशियम पे यहाँ 2+ हैं। ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए, 2 लिए हैं, इसलिए इस पर 2- हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये एरो जो है ये क्या शो कर रहा है आपको, ये शो कर रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल ने, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे, उसने ले लिया। अब मैग्नीशियम इस तरह का दिखेगा और ऑक्सीजन इस तरह का दिखेगा, दोनों के तकरीबन सेम कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। ठीक है, दोनों स्टेबल हो गए हैं, दोनों ने आयंस फॉर्म कर लिए हैं, इनके दरमियान एक फ़ोर्स आ गई है जिसको कहते हैं केमिकल बॉन्ड। अब ये जो केमिकल बॉन्ड है इस केस में कौन सा कहलाएगा, जब कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ही ले लिया ऑक्सीजन ने। यहाँ क्लोरीन ने अब एक इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ले लिया, बिल्कुल उसने ले ही लिया, दूसरे सोडियम से उसने ले ही लिया। ठीक है, उसने अपने पास बुला लिया। इसी तरीके से ऑक्सीजन ने भी मैग्नीशियम के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला लिए, तो ये कंप्लीट ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, जैसे आप 2 भाई अगर एक रूम में रह रहे हो या 2 बहनें एक रूम में रह रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, रूम शेयर कर रहे हो, बट एक भाई या एक बहन का एक नया रूम बन गया तो वो वहाँ चला जाएगा, अब शेयरिंग नहीं हो रही। उस भाई या बहन ने दूसरे रूम में जाके क्या बेसिकली क्या किए, ट्रांसफ़र कर दिया अपना। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ अब शेयरिंग नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ ट्रांसफ़र हो रहा है। जब हम आगे जाके कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे उसमें हम शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट ट्रांसफ़र हो गया। अब आप पेज नंबर 81, पेज नंबर 80 एंड 81, 79 से आयोनिक बॉन्ड का टॉपिक शुरू हुआ है। 79, 80 एंड 81 टिल द डायग्राम, इसकी जो डायग्राम है यहाँ तक आप इसको अच्छे से रीड करें, वीडियो को पॉज कर दें। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आप रीड करें। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और आप लोग इसमें ये देख लीजिए, जब भी 2+ आ गए हैं, इसके ऊपर जब 2+ आ गए हैं मैग्नीशियम पे, और जब ऑक्सीजन पे 2- आ गए हैं, तो जो मैग्नीशियम जो कहलाएगा वो डाई पॉजिटिव आयन कहलाएगा। ठीक है, जब एक आ रहा था तो वो पॉजिटिव या सिंपली नेगेटिव कहला रहा था, बट जब दो इलेक्ट्रॉन्स या 2+ आ गए हैं, 2- आ गए हैं, तो जो डाई होता है ना, बेसिकली DI, ये वर्ड इसका मतलब होता है 2। ठीक है, ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक है,
तो बेसिकली हम डाई और ट्राई पे ही देख रहे होते हैं, ठीक है। 4 जब आता है तो हम उसको फिर कोई नाम नहीं देते, फिर हम सिंपली +4 लिख देते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, या आप लोग इसको, हाँ आप लोग इसको इस तरह 2+ और 2-, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे इक्वेशन में आप लोग देख लीजिए, इक्वेशन में बिल्कुल उसी तरीके से जैसे सोडियम की लिखी हुई थी, सोडियम क्लोराइड की बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। अब मैग्नीशियम का ये हो गया, आपस में जो बॉन्ड है वो क्या कहला रहा है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। इस S का मतलब यहाँ सॉलिड है, ठीक है। तो ये 2+ 2-, आपने इस तरह से लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग मुझसे एक सवाल करें कि ये आपने यहाँ हेडिंग में क्यों नहीं आपने यहाँ साइन लगाए हैं। तो बेसिकली होता ये है कि जब कोई चीज़ अपोजिट हो और इक्वल हो तो वो कट जाती है। तो MgO 2+ 2-, तो ये दोनों ही 2+ हैं 2- है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए ये Mg होता है, ठीक है। लेकिन जब आप लोग इस इक्वेशन में शो करोगे तो आपने लिखना है लाजमी, क्योंकि जो हम सोडियम क्लोराइड भी हम लोग कितनी बार लिख रहे होते हैं, NaCl, हम हर जगह ये लिख रहे होते हैं। ऊपर हम प्लस और माइनस क्यों नहीं लगाते हैं, तो वो हम इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि दोनों एक्चुअली में कैंसिल हो चुके हैं। ये हमें दिख नहीं रहा बट ये कैंसिल हो गए हैं, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है, ठीक है। दोनों अगर मैंने एग्जांपल भी दी थी क्लास में, अगर 2 ट्विन्स हैं, अगर 2 बहन भाई हैं, वो आपस में ट्विन्स हैं और एक जितने हैं, तो उनकी इक्वल चीज़ें आती हैं, एक जितने उनके कपड़े आते हैं और एक जितनी उनकी चीज़ें होती हैं। तो वो क्या करते हैं, एक जितने हो गए हैं तो वो एक दूसरे को इफ़ेक्ट को, इसी तरीके से क्या होता है जब 2 सेम बट अपोजिट हों तो वो आपस में एक दूसरे को इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। दोनों की एक जितनी फोर्स है, यानी कि अगर 2 सेम एज, सेम हाइट, सेम वेट के लोग, अगर कोई एक बॉक्स आपस में अगर हम वो रोप वाला जो एक मुकाबला होता है वो करवाएं अगर, तो दोनों की इक्वल फोर्स लगेगी क्योंकि दोनों का सेम वेट, सेम एज, सेम हाइट है। तो दोनों क्या करेंगे, दोनों ही नहीं जीत पाएंगे, या तो दोनों ठक हार के मर जाएंगे या दोनों ही एक दूसरे को विनर कह देंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब एक कंपाउंड में एक प्लस है एक माइनस है तो वो दोनों आपस में एक जितनी फोर्स रखेंगे, एक जितनी ताकत रखेंगे और एक दूसरे को इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। दोनों थक जाएंगे एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए, लेकिन एट द एंड ऑफ द रिज़ल्ट क्या होगा कि दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देंगे। इसलिए हम लिखते वैसे हैं बट आपको आयनिक बॉन्ड शो कर रहे हैं, इसलिए आप लोग इसमें आइंस शो कर रहे हैं। तो आइंस शो करने के लिए आपने यहाँ पे चार्जेस शो किए हैं, ठीक है। अब आप इसको रीड कर लीजिए और अंडरस्टैंड कर लीजिए। लास्ट टॉपिक हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ ये 4 हेडिंग लिखी हैं, ये आपने अपनी बुक में ये जो पॉइंट्स लिखे हैं पेज नंबर 81 में 1 से लेकर 4 तक, इनके ऊपर ये हेडिंग्स लिख लेनी है, ठीक है। पहला पॉइंट नेचर ऑफ आयोनिक कंपाउंड है, दूसरा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा कंडक्टेंस एंड 4 सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो नेचर ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स क्या हैं, आयोनिक कंपाउंड्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड्स होते हैं। आप लोग जो नमक लेंगे अपने घर में जाके नमक देखिएगा, वो कभी पड़ा मेल्ट नहीं हो जाएगा, ठीक है, अनटिल अनलेस आप उसे हीट दें, ठीक है। तो वो अपनी जो रूम टेम्परेचर में पड़ा हुआ है वो सॉलिड है, ठीक है। वो क्या है, वो सॉलिड है, ठीक है, वो लिक्विड नहीं है। तो जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका नेचर बेसिकली क्या है, वो सॉलिड है। और सॉलिड क्यों है, क्योंकि जब एक चीज़ पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, उनके दरमियान जो फोर्स है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो एक दूसरे को अलग नहीं होने देती। जब वो अलग ही नहीं होगी तो वो सॉलिड रहेगी। हमने सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर में भी पढ़ा है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी आपस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसीलिए जो है वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। उनके जो अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड्स हैं, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत हाई है। अगर हम दो चीज़ों को आपस में स्टिक कर दें, एक अच्छी वाली गम से, एक अच्छी वाली ग्लू से, तो उसको अलग करने में बड़ा मसला हो रहा होता है, वो अलग नहीं हो रही होती हमसे, ठीक है। तो फिर बहुत ज़्यादा हम फोर्स लगाते हैं, फिर हम पता नहीं क्या क्या उसको करते हैं, तो वो फिर जाके तब वो अलग होती हैं। इसी तरीके से जब 2 चीज़ें अलग ही नहीं हो रही तो वो मेल्ट कैसे होंगी, वो बॉयल कैसे होंगी। तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद ऐसा नहीं कि ये मेल्ट या बॉयल नहीं होते, ये मेल्ट या बॉयल हो जाते हैं बट इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपाउंड्स। तीसरी हमारे पास चीज़ है कंडक्टेंस। अच्छा, अगर आप कंडक्टेंस होती क्या है, किसी भी कंपाउंड की ऐसी एबिलिटी जो उसको परमिशन दे कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करे। मेटल जैसे कि गुड कंडक्टर्स हैं, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है।
वुड जो है या पेपर जो है वो बैड कंडक्टर है, इंसुलेटर हैं, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। तो ऐसे कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ये जब अपनी सॉलिड फॉर्म में होते हैं तब कि अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देते। ऐसा होता तो हमें रोज़ ही नमक या जब हम कुछ खा रहे होते तो हमें उससे करंट लग रहा होता, तो ऐसा नहीं है। अब वो अपनी सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो वो करंट अपने अंदर से पास नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते। लेकिन अगर हम इनका सॉल्यूशन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम नमक जो है, सोडियम क्लोराइड जो है, उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं और फिर उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करें, इसको घर में कीजिएगा मत, ठीक है, इसे समझने के लिए। तो अगर उस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी हम पास करें तो पास हो जाएगी। तो ये हैं गुड कंडक्टर्स हैं, ठीक है, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब इनका हम सॉल्यूशन बना दें, ठीक है। लास्ट है इनकी सॉल्युबिलिटी। आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा पोलर सॉल्वेंट में ही हमारे पास सॉल्युबल होते हैं। पोलर सॉल्वेंट सबसे बड़ी चीज़, सबसे नॉर्मल जो सॉल्वेंट है पोलर सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वो है वाटर, ठीक है। इन सॉल्वेंट, अब एक लाइन लिखी हुई है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है, एक वर्ड लिखा हुआ है। आयनिक कंपाउंड्स यूजुअली, नंबर 4 पॉइंट देखें, आयनिक कंपाउंड्स यूजुअली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, दैट इज सॉल्वेंट्स ऑफ हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट सच एज वाटर। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एक अजीब सी चीज़ है जिसको अभी 9th क्लास के लेवल पे हम स्टडी नहीं करेंगे इतना डिटेल में, क्योंकि इसमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा इसमें फार्मूला और वो सब चीज़ें हैं, तो हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिकली सिर्फ एक इस पॉइंट के लिए इसको याद रखने का तरीका इस तरह से आप लोग याद रखें कि ये एक एबिलिटी है, ये एक एबिलिटी है अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करने की। तो अगर हाई एबिलिटी है यानी कि हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, यानी कि वाटर भी जो है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो वो जो सॉल्वेंट्स होते हैं वो बेसिकली पोलर सॉल्वेंट्स कहलाते हैं, और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जिनका लो हो वो नॉन पोलर कहलाते हैं, जैसे कि बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ठीक है। तो ये जो होते हैं आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये हमारे पास नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होते, या नॉन पोलर को हम इनऑर्गेनिक, नॉन पोलर को हम ऑर्गेनिक भी कहते हैं। तो ऑर्गेनिक या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व नहीं होते, ये सिर्फ सॉल्युबल होते हैं पोलर या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, पोलर या और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ठीक है। अब आपने ये पूरा 4 पॉइंट्स पढ़ लेने हैं, ठीक है, टिल कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसकी हेडिंग्स आप लोगों ने ये लिख लेनी है अपने पास, ये चारों हेडिंग्स आप लोगों ने लिख लेनी है, ठीक है। ओके, अब आप लोग ये चैप्टर इतनी मतलब आयोनिक कंपाउंड्स तक इसकी हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह कोवेलेंट कंपाउंड्स पढ़ेंगे, तो ये आप लोग यहाँ तक इसको वाइंड अप कर दें और अपने पास क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, साथ के साथ मैं क्वेश्चन भी बता दूँगी। लर्निंग भी आप लोग को साथ ही करनी है, वीडियो देखने के बाद आपने इसको याद कर लेना है, वरना आप भूल जाएंगे तो फिर आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे ताज़ा आपने इसको अंडरस्टैंड किया तो आप साथ ही जो है इसकी लर्निंग करनी। क्वेश्चन नंबर 1 आप लिखेंगे डिफाइन केमिकल बॉन्ड, पेज नंबर 78, लास्ट में इसकी डेफिनेशन मैंने हाईलाइट कर दी है। डिफाइन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, पेज नंबर इसका है 80, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड में इसमें है, ठीक है। ये द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अपने नोट्स से भी आप लोग नोट्स भी खोलिएगा, बुक्स भी खोलिएगा, दोनों चीज़ आपने सामने रख के अपनी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपने तैयारी करनी है। उसके बाद है डिफाइन आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। पेपर में ज़्यादातर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही चीज़ें हैं। और जब भी ये आएगा, अगर तो डिफाइन में आएगा, शॉर्ट में आएगा, तो आप बस एग्जाम्पल हल्की हल्की लिख दें, NaCl के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दें, बट अगर ये लॉन्ग में आ रहा है तो आपको ये पूरा शो करना होगा, ठीक है। आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन पेज नंबर 79 पर ये मैंने हाईलाइट कर दी है। एग्जाम्पल इसकी फॉर्मेशन ऑफ, सबसे पहले आप लिखेंगे हेडिंग फॉर्मेशन ऑफ NaCl, याद आपको दोनों करनी है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ NaCl मैंने मार्क कर दिया है, यहाँ से आपको करना है यहाँ तक, ठीक है। ये सारी इक्वेशंस भी लिखनी है, ये डायग्राम भी बनानी है दोनों, ठीक है, ये पूरी आपको डायग्राम बनानी है। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड पेज नंबर 80 मैंने मार्क कर दिया है, ये पूरे आपको इक्वेशन एंड डायग्राम ये आपको करनी है, ठीक है। शॉर्ट में आए तो आप लोग ये कर लीजिएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाली कर लीजिएगा एग्जाम्पल। लॉन्ग में आए तो आप दोनों, शायद दोनों ही आती हैं तो आप दोनों, लेकिन आपको याद दोनों रखनी है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सिलेबस रिड्यूस हो गया, अब आप उस रिड्यूस में भी कुछ नहीं छोड़ना है, कुछ भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 आएगा राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ये एज इट इज़ ऐसे ही आएंगी और इनकी हेडिंग्स आप ऐसे बना लें, ठीक है। तो ये आपका जो है आज का वाइंड अप हो गया है, आपको ये कंप्लीट हो गया आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कीजिए और साथ ही इसकी लर्निंग जितना आज पढ़ाया है उतना आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।